हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज अपन आगे इस वीडियो में एक नया टॉपिक जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ा था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं चंबल नदी के अपवाह तंत्र के बारे में, उसकी सहायक जो नदियां कौन कौन सी हैं, उन सब का एक नया वीडियो यहां मैं डालूंगा। और आज मैं वही करने जा रहा हूं आप सबके सामने। तो देखिए चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो दोस्तों, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां। दोस्तों, यहां हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न में से यह कौन सी नदी की सहायक नदी है, या इस सहायक नदी का उद्गम कहां से होता है, इस नदी के तट पर कोई शहर या फिर कोई महत्वपूर्ण विरासत की वस्तु, या इसके अलावा हम बात करें कि वह मुख्य जो नदी है वो कहाँ जाकर, सहायक नदी मुख्य नदी में कहाँ जाकर मिलती है, और उससे संबंधित और कुछ खास क्वेश्चन क्या होते हैं, उन सब की आज हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने केवल और केवल चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के मानचित्र में देखा था कि कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, लंबाई कितनी है, कौन से बांध बने हुए हैं, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है और कहाँ उसका उद्गम होता है। आज हम राजस्थान के मानचित्र पर नहीं, एक बार उसका पूरा डायग्राम आपके सामने मैं बनाऊंगा कि वो कौन कौन सी सहायक नदियां उसमें कहाँ मिलती है और कहाँ से उनका उद्गम होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार याद करें आप उस बात को। तो देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश से इधर से कुछ पहाड़ियाँ पर्वत श्रेणी है, और उस पर्वत श्रेणी का मैंने आपको नाम बताया था, आपको याद होगा। इस पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इससे पहले बहुत से वीडियो में कमेंट में मुझे बताया कुछ दोस्तों ने कि सर थोड़े बड़े लिखा करो। जरूर आज हम बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, उस गलती में सुधार करेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है दोस्तों? इंदौर। और इंदौर में एक स्थान है जिसका नाम है महू, और महू में एक पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों का नाम है जनापाव की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ। एक बार यहाँ याद करें आप दोस्तों, क्या क्या याद करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जिले से निकलती है, तो वह जिला कौन सा है? इंदौर। अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? महू। और अगर हम बात करें पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो पहाड़ियाँ कौन सी हैं? पहाड़ियों का नाम है जनापाव की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ। जनापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ हल हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ से एक नदी उत्तर की ओर निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? चंबल। नदी का नाम क्या है? चंबल। याद करें आप, यहाँ जब ये आती है तो इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। हालांकि इससे पहले मैंने बांधों के बारे में आपको बता दिया था। आज मैं इस वीडियो में उन बांधों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि वो बांध क्या है। तो यहाँ पर एक बांध था जिसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध। हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने इन बांधों के बारे में आपको बता दिया। आगे जब ये यहाँ आती है
तो राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान का जिला है चित्तौड़गढ़। रावत भाटा आपने नाम सुना होगा, और वहीं पर स्थित एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़। क्या नाम है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ जब ये यहाँ आती है, राजस्थान के ये यहाँ मान लीजिए राजस्थान है, और यहाँ पर चौरासीगढ़ है। कौन सा नाम है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में है, वहाँ प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद चित्तौड़गढ़ में 2 जलप्रपात बनाती है। एक का नाम है मधार जलप्रपात और दूसरे का नाम क्या है? चुलिया जलप्रपात। और चुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग ऊंचाई 18 मीटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, जब ये नदी चित्तौड़ में जाती है, रावत भाटा वाले क्षेत्र में जाती है, तो आपने नाम सुना होगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ एक अभ्यारण्य भी है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। समझ गए आप इस बात को? तो भैंसरोडगढ़ में जब ये जाती है तो इस साइड से, मतलब देखिए दोस्तों, नदी जब दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है तो उसका मुख उत्तर की ओर है, तो ये साइड उसकी राइट साइड है। ये कौन सी है? लेफ्ट, दाहिना और बायां भाग। तो जब ये कहाँ आती है? जब ये चित्तौड़गढ़ में आती है और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में आती है, तब इसमें एक उसके बाईं ओर से आकर नदी मिलती है, और उस नदी का नाम दोस्तों या तो आपने सुना होगा बामनी नाम है। क्या नाम है? बामनी। या फिर इसे दोस्तों कहा जाता है ब्राह्मणी नदी। क्या कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ब्राह्मणी नदी का दोस्तों उद्गम होता है चित्तौड़गढ़ जिले में ही, और एक यहाँ पे स्थित पहाड़ियां हैं और उनको कहा जाता है हरिपुरा की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? हरिपुरा की पहाड़ियां। हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है, और नदी का नाम क्या है? बामनी, या फिर इसे कहा जाता है ब्राह्मणी नदी। चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, और चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद यहाँ ये कहाँ मिलती है? ये भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ आता है कौन से जिले में? ये मित्रों आता है चित्तौड़गढ़ जिले में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में चंबल नदी में आकर मिलने वाली उसकी पहली सहायक नदी, जिसका नाम बामनी या फिर कौन सी है? ब्राह्मणी नदी। यहां से ये नदी जब आगे चलती है तो देखिए कोटा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? कोटा जिले में ये प्रवेश करती है, और कोटा में प्रवेश करती है तो भीलवाड़ा वाले क्षेत्र से होकर एक और उसकी सहायक नदी आती है। कौन सी नदी आती है? एक और सहायक नदी आती है, और नदी का नाम दोस्तों क्या है? मेज। क्या नाम है? मेज नदी। मेज नदी का उद्गम जो है दोस्तों वो होता है भीलवाड़ा जिले से, और भीलवाड़ा जिले से इसका उद्गम होता है, उसका नाम है मांडलगढ़। कहाँ से होता है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है, भीलवाड़ा में बहती है, नदी का नाम मेज है, और वह नदी कोटा में जब आती है तो यहाँ पर एक स्थान है दोस्तों, और उस स्थान का नाम है भैंस खाना। क्या नाम है? भैंस खाना। ये भैंस खाना कहाँ पड़ता है? ये कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटा में। कोटा के भैंस खाना नामक स्थान पर मेज नदी मांडलगढ़ से निकलकर मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी में मिल जाती है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं तो इस नदी पर एक स्थान आता है, और उसका नाम है नानेरा स्थान। कौन सा स्थान है? नानेरा। और ये नानेरा स्थान जो है वो दोस्तों कहाँ है? ये कोटा में है। ये स्थान कहाँ है? कोटा में। जब ये नानेरा के कोटा में जाती है तब उसमें एक और सहायक नदी आती है। एक और सहायक नदी आती है, और उस सहायक नदी का नाम क्या है? उस सहायक नदी का नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है यह नदी चंबल की सहायक नदी है। ये नदी कहाँ से आती है?
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों आपने नाम सुना होगा देवास। कौन सा नाम है? देवास। और देवास में यहां पर एक नाम आता है जिसका नाम है बागाली गांव। कौन सा गांव आता है? बागाली गांव। क्वेश्चन आ जाए कि काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का देवास जिला। देवास के पास स्थित एक गांव है जिसका नाम है बागाली। और बागाली गांव से उद्गम होने के बाद यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले का एक गांव है जिसका नाम है बिंदा गांव। क्या नाम है? बिंदा गांव। झालावाड़ जिले के बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। वहां से ये नदी आगे चलती है, आगे जाती है। तो आपने सुना होगा नाम झालावाड़ में, और इतिहास में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा कि एक प्रसिद्ध दुर्ग है राजस्थान में, झालावाड़ जिले में। और जल दुर्ग जिसको आप कहते हो कि राजस्थान में जल दुर्ग, कौन? झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला जो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो यह कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो एक नदी का नाम क्या है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी यहां आती है। तो इसमें एक और इधर से सहायक नदी आती है। एक नदी और है जो इधर से आती है दोस्तों, और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है आहू। क्या नाम है? आहू नदी। आहू नदी का उद्गम भी दोस्तों होता है मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है सुसनेर। क्या नाम है? सुसनेर। सुसनेर मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आहू नदी। और ये आहू नदी जब आगे आती है राजस्थान में, राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। झालावाड़ से जब ये आगे चलती है तो दोनों नदियां मिलती हैं आकर, दो नदियों का संगम होता है। एक इधर से काली सिंध, इधर से कौन है? आहू। दोनों मिलती हैं, और दोनों मिलती हैं झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर मिलती है? गागरोन। तो गागरोन का किला जो आपको पता है राजस्थान का एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग ये झालावाड़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, एक काली सिंध और दूसरी नदी का नाम क्या है? आहू। वहाँ से उसके बाद जब ये नदी आगे चलती है तो देखिए दोस्तों, आगे जब आएगी तो यहाँ पर इसके एक और सहायक नदी आती है जो इधर से मध्य प्रदेश से आती है। वो नदी भी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से ही आती है। ये है यहाँ पर एक रामगढ़ नामक स्थान है। नाम क्या है? रामगढ़। रामगढ़ कोटा में, रामगढ़ कोटा में एक और नदी आती है इधर से, बारा वाले भाग से होकर आती है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती है। और दोस्तों नदी का नाम क्या है? परवन नदी। क्या नाम है? परवन नदी। परवन जो नदी है, इस परवन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में, और इधर नाम आता है कि इस नदी का उद्गम मालवा के पठारी प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मालवा के पठारी प्रदेश से। मालवा के पठारी प्रदेश से परवन नदी का उद्गम होता है, राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। और आपने नाम सुना होगा एक और दुर्ग है, एक और दुर्ग है शेरगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग। कि अब कभी कभी हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि शेरगढ़ दुर्ग निम्न में से कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो शेरगढ़ जो दुर्ग है वो परवन नदी के किनारे बना हुआ है, 12 जिले में बना हुआ है। ये नदी 12 जिले में बहती है। आगे जब आती है तो कोटा के रामगढ़ में आने के बाद यह नदी किससे मिल जाती है? काली सिंध नदी से आकर मिल जाती है। किससे मिलती है? काली सिंध नदी से आकर मिल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ यह काली सिंध नदी जहाँ आकर मिलती है उसका नाम मैंने आपको पहले बता दिया है। वो कोटा का नानेरा नामक स्थान है, वहाँ आकर मिलती है। वहाँ से जब ये दोस्तों नदी आगे चलती है,
वहां से यह नदी कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी जब उससे आगे जाती है, उससे आगे प्रवेश करती, आगे की ओर जाती है तो कोटा, कोटा के बाद ये बूंदी, और बूंदी से जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो आता है कोटा के बाद सवाई माधोपुर। कौन सा स्थान आता है, सवाई माधोपुर। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद जब ये आगे की ओर आती है तो यहाँ पर देखिए आप, सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर एक नदी आती है जो इधर से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, और उस नदी का नाम क्या है, पार्वती नदी। क्या नाम है, पार्वती नदी। पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर से। क्या नाम आता है, सीहोर नामक स्थान से। और ये सीहोर नामक स्थान कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसा है कि ये फिर उसके बाद ये 12 जिले की ओर आती है, और बहुत सी बुक्स में दिया हुआ भी है, और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि एक नदी ऐसी है, चंबल नदी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। लेकिन अगर ये चंबल नदी ऑप्शन में नहीं हो, और ऑप्शन में कौन सी नदी आ जाए, पार्वती नदी। कौन सी नदी आ जाए, पार्वती नदी। तो यहां सही कौन सा होगा, पार्वती होगा। क्यों, क्योंकि 12 जिले में देखिए आप, इधर देखें कि जिस तरह से यूं हम राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, ये झालावाड़ जिला इधर से, उसके बाद ये 12 है, और उसके बाद इधर जब जाते हैं तो ये पार्वती जो नदी है ये यूं आती है, इस तरह से इधर से बहती हुई, दोनों भी यहाँ सीमा पर बहती है, 12 की और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। उसके बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा वाली राज्य की दूसरी जो नदी है उसका नाम क्या है, पार्वती नदी। पार्वती नदी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। मतलब 12 जिले में और कोटा में ये सीमा बनाती है। और कोटा से पहले, कोटा के बाद सवाई माधोपुर से पहले, वहां पर आने के बाद यह नदी किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, हम उस नदी की बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और उसका अलग से वीडियो डाला जाएगा। उस नदी का नाम है बनास नदी। कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है बनास। क्या नाम है, बनास नदी। बनास नदी इधर से खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से निकलती है, अन्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। और फिर ये आगे जब आती है तो सवाई माधोपुर में क्या करती है, सवाई माधोपुर में आने के बाद ये किस में मिल जाती है, यह नदी सवाई माधोपुर में आने के बाद चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, बनास। बनास के बारे में यहाँ दोस्तों मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बनास नदी का पूरा एक वीडियो जो है वो अलग से डाला जाएगा। बनास, उसकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन से त्रिवेणी संगम बनाती है, और कहाँ आकर ये चंबल नदी में मिलती है, उसका एक वीडियो अलग से डाला जाएगा, तो उसमें देखिए आप। लेकिन देखिए दोस्तों, एक नाम आता है त्रिवेणी संगम। क्या नाम आता है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, नदियों का त्रिवेणी संगम वह होता है जहां कितनी नदियां आकर मिलती हों, 3 नदियां। दोस्तों, चंबल जो नदी है, चंबल जो नदी है, इस पर भी राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण एक त्रिवेणी संगम बनता है। और वो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां बनाती है, एक तो कौन आती है, बनास। एक तो कौन आती है, बनास। और दूसरी इधर से जो नदी आ रही है उसका नाम क्या है, चंबल। दूसरा कौन है, चंबल। और एक इसमें इधर से आकर मिलने वाली एक नदी है जिसका नाम है सीप नदी। क्या नाम है, सीप नदी। तीनों नदियों का एक त्रिवेणी संगम बनता है यहां पर। एक त्रिवेणी संगम बनता है यहां पर। कहां बनता है वो त्रिवेणी संगम, देखिए दोस्तों, जिला जो आता है उसका नाम है सवाई माधोपुर। जिले का नाम क्या है, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में एक रामेश्वर स्थान है। कौन सा स्थान है, रामेश्वर। रामेश्वर स्थान के पास वहां पर एक ब्लॉक है जिसका नाम है खंडाहर ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, खंडाहर ब्लॉक। और खंडाहर ब्लॉक में एक गांव है जिसका नाम है पदरा गांव। कौन सा गांव है, पदरा गांव। क्वेश्चन क्या आता है,
क्वेश्चन के संबंध में देखिए आप दोस्तों, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यह आता है कि चंबल नदी पर निम्न में से कौन सी, चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? अगर ऑप्शन में सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर जिला पूछे तो, ऑप्शन में रामेश्वर है तो नाम रामेश्वर आएगा, अगर ब्लॉक पूछा जाए तो कौन सा है? खंडाहर, और अगर ऑप्शन में गांव पूछा जाए तो कौन सा गांव है? पदरा गांव। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप। यह फिर क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है कि सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में कौन सी 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, या कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है? तो चंबल, बनास और इधर से आने वाली नदी कौन है? सीप। ये तीनों नदियां मिलकर यहां पर क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान का ये त्रिवेणी संगम। बाकी सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम कौन सी नदी पर आते हैं? बनास नदी पर आते हैं। उसका एक वीडियो अलग से डाला जाएगा, उसमें आप देखें कि कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 त्रिवेणी संगम आते हैं बनास नदी पर, एक ये चंबल नदी यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ से दोस्तों आगे जब ये चंबल नदी चलती है तो ये करौली में जाती है। हालांकि यहाँ पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है ये करौली से फिर ये दोस्तों जाती है धौलपुर में। कहाँ जाती है? धौलपुर में जाने के बाद यह नदी पूरब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? पूरब की ओर, और पूरब की ओर मुड़कर ये उत्तर प्रदेश चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? इटावा, और इटावा में एक जगह है जिसका नाम है मुरादगंज। क्या नाम है? मुरादगंज। मुरादगंज नामक स्थान पर जब चंबल नदी आती है तो वहां पर एक उसकी बड़ी नदी मिलती है इसे, और उसमें ये अपने जल को छोड़ देती है। किसमें छोड़ देती है? यमुना में। उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना जब आगे जाती है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, प्रयागराज में जाने के बाद ये गंगा में मिल जाती है। गंगा फिर अंत में कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में इसके जल को ले जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान की कोई भी नदी सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, यानी वह नदी किसी दूसरी नदी की सहायता से अपने जल को कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इसलिए हम यहां बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां। एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा देखिए एक बार। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी नदी के बारे में? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंबल नदी के बारे में। चरमणवती उपनाम वगैरह मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है जनापाऊ की पहाड़ियां, जो महू में है, इंदौर जिले में है। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम चंबल है, राजस्थान के चित्तौड़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है। वहां से थोड़ी आगे जाती है तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य आता है। भैंसरोड अभ्यारण्य में यह बामणी नदी आकर यहां मिल जाती है। बामणी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा नामक स्थान से होता है। वहां से जब ये नदी आगे जाती है तो कोटा में कौन सा स्थान आता है? भैंसखाना में एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? मेज नदी का उद्गम कहां से होता है? मांडलगढ़ दोस्तों कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा की मांडलगढ़ से एक नदी का उद्गम मेज है, और जो कोटा के भैंसखाना नामक स्थान पर आने के बाद किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी वहां से जब आगे चलती है तो कोटा में एक स्थान आता है जिसका नाम है नानेरा स्थान दोस्तों कोटा में पड़ता है। वहां पर एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम क्या है? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश देवास के कौन से गांव से? बागाली गांव से उसका उद्गम होता है। वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। झालावाड़ में जहां प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है बिंदा गांव में प्रवेश करती है। झालावाड़ में जब ये आगे चलती है तो वहां पर इसमें एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में जिसका नाम क्या है? गागरोन का दुर्ग, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जल दुर्ग है। वहां से नदी जब झालावाड़ में आगे जाती है तो कोटा में आती है। कोटा में एक रामगढ़ नामक स्थान आता है। रामगढ़ में इसमें एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? परवन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी प्रदेश से।
ये राजस्थान के 12 जिले में प्रवेश करती है। 12 में जब आती है तो इसके किनारे बना एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ का दुर्ग। आपने शेरगढ़ अभ्यारण्य भी आपने नाम सुना होगा, सांपों की शरण स्थली जिसे कहा जाता है। आगे वहां से बहती है तो कोटा में आती है। कोटा के रामगढ़ नामक स्थान पर आने के बाद वह नदी किसमें मिल जाती है? काली सिंध नदी में आकर मिल जाती है। काली सिंध नदी कोटा के नानेरा नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चंबल में। आगे जब ये चलती है तो उसके बाद में एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? सीहोर मध्य प्रदेश से। और ये कोटा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर आने के बाद किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी जब आगे प्रवाहित होती है तो सवाईमाधोपुर में जाती है। सवाईमाधोपुर का रामेश्वर स्थान, खंडाहर ब्लॉक, पदरा नामक गांव जो है, उस गांव में जाने के बाद वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, सीप, चंबल और कौन सी नदी का? बनास। चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? बनास। मैं आपको बता चुका हूं पहले, अलग से वीडियो आएगा बनास का, उसे आप जरूर देखें और याद हो जाएगा। आगे जब चलती है करौली में, करौली से ये धौलपुर जाती है, धौलपुर से ये पूर्व की ओर मुड़ती है तो यूपी के इटावा के मुरादगंज में जाने के बाद यह यमुना में मिल जाती है। दोस्तों आपको पता होगा यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा अंत में जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहने का अर्थ यह हुआ कि इन सभी नदियों का जल भी कहां चला गया? बंगाल की खाड़ी में चला गया। अंत में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एक लाइन में आपको बताऊंगा, उससे आपको याद रह जाएगा कि ये नदियां बंगाल की खाड़ी की हैं, ये नदियां अरब सागर की हैं और ये नदियां आंतरिक प्रवाह की हैं। तो वो आपको लास्ट में आपको एक अलग से वीडियो में बता दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कोई कमी हो तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे करने की कोशिश करी है और भी अच्छा करेंगे। 2 बार कम से कम सुने, साथ में नोटबुक रखें, उसमें लिखें भी, ऐसा डायग्राम भी बनाएं ताकि आपको जल्दी याद होगा। ये मेरी गारंटी के साथ में आपको कह सकता हूं दोस्तों, अगर इस तरह का डायग्राम आप 2 बार अपनी कॉपी में बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में ज्यादा और याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।